ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं ऑनलाइन सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम के पार्ट 2 में। आज का वीडियो हर एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्रेटिनिन अगर 1.2 से 7 के बीच में है तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, सीकेडी रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती, और उसके आपको रिपोर्ट्स और टेस्टिमोनियल भी दिखाए जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट करे बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रेटिनिन होता क्या है और ये डेंजरस होता है या नहीं होता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देख करके आप क्रेटिनिन के बारे में सारी सच्चाई पता कर सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो अब मैं आपको बताना चालू करता हूँ कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्रेटिनिन राइजेज। क्रेटिनिन अगर बढ़ता है तो क्या होता है और कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आती है और क्रेटिनिन के कौन से लेवल होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे, कैरेटिनिन को मेजर करने के हर लैब के अलग अलग पैरामीटर होते हैं, लेकिन एक जनरल पैरामीटर होता है 0.8 से लेकर के 1.2। अगर किसी इंसान का कैरेटिनिन इस लेवल के बीच में रहता है तो यानी कि उसकी किडनी हेल्दी है। अगर किसी इंसान का क्रेटिनिन 1.2 से बढ़ने लग जाता है तो यानी कि उसकी किडनी डैमेज मानी जाती है, उसकी किडनी में दिक्कतें आ गई है। अब किडनी की डिजीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक होती है एक्यूट किडनी डिजीज, जो कि टेम्परेरी टाइम के लिए आती है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने दवाइयों की ओवरडोजेज ले ली, या किसी को वायरल खांसी जुकाम बुखार हो गया, या नॉन वेज ज्यादा खा लिया, तो उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए क्रेटिनिन बढ़ जाता है। लेकिन एक्यूट किडनी डिजीज में क्रेटिनिन थोड़े टाइम बाद अपने आप नॉर्मल भी आ जाता है। लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होती है, उसमें क्रेटिनिन लगातार बढ़ता चला जाता है और उसके बाद जो एलोपैथी डॉक्टर होते हैं डायलिसिस के लिए या ट्रांसप्लांट के लिए बोल देते हैं। मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि सनातन वेलनेस सेंटर ने कई सीकेडी पेशेंट का क्रेटिनिन भी वापस से रिवर्स कर दिया है और 1.2 से नीचे आ गया है और उनकी किडनी बिल्कुल से हेल्दी हो चुकी है, जिनका टेस्टिमोनियल अभी आपको दिखाया जाएगा। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी इंसान को सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई है, यानी कि उनका क्रेटिनिन अब लगातार बढ़ने वाला है, तो ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए और उनके क्या लेवल होते हैं। सबसे पहले नंबर पे सीकेडी का लेवल 1 होता है, जिसमें कि क्रेटिनिन 1.2 से 4 के बीच में रहता है। इस लेवल में पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। उनका बीपी बढ़ा रहता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। लेवल 1 का जो ये क्रेटिनिन होता है 1.2 से 4 का, कई बार इस रेंज के अंदर में क्रेटिनिन 7 से लेकर के 10 साल तक भी रह जाता है। यानी कि 7 से लेकर के 10 साल तक पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं महसूस होने वाली। पेशेंट को ये लगता है कि मेरा क्रेटिनिन 1.2 से 4 के बीच में रहने लग रहा है और ये जिंदगी भर इसी रेंज के बीच में रहेगा और मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये पेशेंट की गलतफहमी होती है। ऐसा नहीं होता। अगर किसी इंसान का क्रेटिनिन इस रेंज में रहता है तो वो 2 कारणों की वजह से रहता है। पहला कारण तो ये होता है कि उसने अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लिया है, जिसकी वजह से किडनी के डैमेज होने का रेट स्लो डाउन हो गया है और डैमेज होने का रेट स्लो होने की वजह से क्रेटिनिन इसी रेंज में मेंटेन होकर रहने लग रहा है। दूसरा कारण होता है कि उसकी किडनी अभी उसकी बॉडी को सपोर्ट करने लग रही है। एलोपैथी में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो आपके क्रेटिनिन को बढ़ने से रोक सके या आपकी किडनी के जीएफआर को बढ़ा सके। जो आपका क्रेटिनिन इस रेंज में रह रहा है उसका मेन कारण ये है कि आपकी किडनी का जीएफआर अभी एक लेवल पर मेंटेन है। आपकी किडनी आपकी बॉडी को सपोर्ट करने लग रही है, लेकिन ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक सपोर्ट करेगी। जैसे ही मान लीजिए आपकी किडनी आपकी बॉडी को सपोर्ट करना बंद करती है, तो एक टाइम के बाद वो 4 साल भी हो सकते हैं, 7 साल भी हो सकते हैं, 10 साल के बाद भी होते हैं, आपका क्रेटिनिन इस रेंज को क्रॉस कर देगा और 4 से बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका क्रेटिनिन 1.3 भी हो गया है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और उसको जड़ से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका क्रेटिनिन 1.2 से 4 के रेंज में है तो आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपने दिमाग से ये ख्याल निकाल देना चाहिए कि मेरा क्रेटिनिन इसी रेंज के बीच में रहेगा और मैं हमेशा हेल्दी रहने वाला हूँ। जैसे ही आपकी किडनी आपको सपोर्ट करना बंद करेगी, आपको दिक्कतें आने लगेगी और आपका क्रेटिनिन बढ़ने लगेगा। अब पेशेंट की मेंटेलिटी क्या होती है, वो एलोपैथी से, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से जहाँ से भी इलाज करवाने लग रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि ये इलाज मेरे ऊपर काम करने लग रहा है, इस इलाज की वजह से मेरा क्रेटिनिन इस रेंज में रहने लग रहा है। लेकिन ये पेशेंट की गलतफहमी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनका क्रेटिनिन इस रेंज में उस इलाज की वजह से नहीं रह रहा। उनका क्रेटिनिन इस रेंज में 2 वजह से रहने लग रहा है, जो मैंने ऑलरेडी बता दी। पहला, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करा है। दूसरा, उनकी किडनी उनकी बॉडी को अभी सपोर्ट करने लग रही हैं। लेकिन चाहे वे किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई क्यों ना लेने लग रहे हों, जैसे ही उनके जीएफआर कम होने लगेगा और उनकी किडनी उनकी बॉडी को सपोर्ट करना बंद कर देगी, उनका क्रेटिनिन इस रेंज को क्रॉस कर जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लेवल 1 का जो टाइम होता है, ये सबसे अच्छा टाइम होता है अपनी किडनी को बिल्कुल ठीक करने के लिए और अपनी सीकेडी को रिवर्स करके 1.2 से कम लेकर आने के लिए। तो इसी रेंज में अगर पेशेंट सतर्कता से और अच्छे से अच्छी जगह से ट्रीटमेंट लेता है, तो वो किस सीकेडी को रिवर्स करके बिल्कुल हेल्दी हो सकता है।
तो पहले नंबर पे मैंने आपको लेवल 1 के बारे में बताया कि इसमें कोई सिम्पटम्स नहीं आते हैं और इस रेंज में क्रेटिनिन 7 से 10 साल तक भी रह जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बात मैंने बताई है, ये बात मैंने बताई है उन पेशेंट के लिए जिनको डायबिटीज की और थायराइड की शिकायत नहीं होती है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज की और थायराइड की भी शिकायत है, तो ये जो टाइम पीरियड है 7 से 10 साल का, ये काफी कम हो जाता है और ये 1 से 3 साल का बन जाता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को सीकेडी हो गई है और उसके साथ में पेशेंट को डायबिटीज भी है और थायराइड भी है, तो 1 से 3 साल तक केराटिन इस रेंज में रहेगा और 1 से 3 साल के अंदर-अंदर जैसे ही उनका जीएफआर और ज़्यादा कम होगा, किडनी उनको सपोर्ट करना कम करेगी, वैसे ही उनका क्रेटिनिन 4 को क्रॉस कर जाएगा और 4 को क्रॉस करने के बाद उनका क्रेटिनिन और जल्दी-जल्दी बढ़ने लगेगा। हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, जो मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस रेंज के अंदर में क्रेटिनिन बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है। कई बार तो इस रेंज में अप एंड डाउन भी होता रहता है, लेकिन अगर बढ़ता है तो बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही क्रेटिनिन 4 को क्रॉस कर जाता है, तो वो बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ने लग जाता है और जैसे ही लेवल 3 पे पहुँचता है, तब तो स्काईरॉकेट करने लग जाता है। अब हम बात करते हैं लेवल 2 के बारे में। लेवल 2 क्या होता है कि अगर क्रेटिनिन 4 को क्रॉस कर गया है तो क्या होगा? अगर किसी इंसान का क्रेटिनिन 4 को क्रॉस कर गया है और 4 से 7 के बीच में रहने लग रहा है, तो अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसको डायबिटीज, थायराइड की शिकायत नहीं है, तो उसका क्रेटिनिन इस रेंज में 3 से 9 महीने तक रह सकता है। 3 से 9 महीने तक इस रेंज में अप एंड डाउन करता रहेगा और धीरे-धीरे जीएफआर कम होता रहेगा। अगर पेशेंट किसी प्रकार की दवाई लेने लग रहा है, चाहे एलोपैथी हो गई, आयुर्वेदिक हो गई, होम्योपैथिक हो गई, तो उसका क्रेटिनिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वापस से 4 से कम भी आ जाए। लेकिन वो रहेगा इस रेंज के अंदर ही, उसका जीएफआर नहीं बढ़ने वाला है। अब पेशेंट के दिमाग में क्या रहेगा कि पहले तो मेरा क्रेटिनिन धीरे-धीरे बढ़ने लग रहा था, इतने लंबे समय तक 1.2 से 4 के बीच में रहने लग रहा था। अभी मेरा क्रेटिनिन 4 से 7 के बीच में है, तो उसके दिमाग में यही साइकोलॉजी रहेगी कि इसके बीच में रहने लग रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लंबे समय तक फिर से इसी के बीच में रहेगा और वापस से नॉर्मल आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। एक बार अगर क्रेटिनिन 4 को क्रॉस कर जाता है, तो यानी कि जीएफआर 60% से भी कम हो चुका है। अब इस लेवल पर आने के बाद में क्रेटिनिन को आप थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करके रख सकते हो, लेकिन जो पहले क्रेटिनिन यहाँ पर के धीरे-धीरे बढ़ने लग रहा था, इस रेंज में क्रेटिनिन बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ेगा। जहाँ पर इस रेंज में क्रेटिनिन को बढ़ने में 7 से 10 साल लग गए थे, इस रेंज में क्रेटिनिन को बढ़ने में महीने लगेंगे और आप देखोगे 3 महीने से 9 महीने के अंदर-अंदर में क्रेटिनिन 7 तक भी पहुँच जाएगा। यहाँ पर मैं बात करने लग रहा हूँ उन लोगों की जिनको कि डायबिटीज और थायराइड नहीं है। अगर किसी पेशेंट को साथ में डायबिटीज और थायराइड या दोनों में से कोई एक चीज भी है, तो मात्र 2 से 6 महीने के अंदर-अंदर उसका क्रेटिनिन 7 को क्रॉस कर जाएगा। तो अब इन सभी बातों में 2 बातें खास करके ध्यान देने की है। पहली बात, 1.2 से लेकर के 4 के बीच में क्रेटिनिन धीरे-धीरे बढ़ता है और लंबे समय तक होल्ड करके रहता है। दूसरी बात, 4 से 7 के बीच में क्रेटिनिन जल्दी-जल्दी बढ़ता है और उसके साथ-साथ में 4 से 7 के बीच में थोड़े-थोड़े इमरजेंसी सिम्पटम्स भी आने लग जाते हैं। जैसे कि शरीर में सूजन आने लगेगी, हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा, यूरिन में भी कभी-कभी दिक्कत आने लग जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी, थकान होने लग जाएगी। ये दूसरा लेवल है। अगर पेशेंट इस लेवल के बीच में भी ट्रीटमेंट लेता है, तो सीकेडी रिवर्स करना आसान होता है और वो उसकी सीकेडी को रिवर्स करके उसको हेल्दी बनाया जा सकता है। अब खास करके ध्यान देने की बात, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, थायराइड है या दोनों में से कोई एक दिक्कत है, तो उसका क्रेटिनिन इस रेंज को 2 से 6 महीने में क्रॉस कर जाएगा और वो डायलिसिस के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। अगर किसी का क्रेटिनिन 7 को क्रॉस कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन पेशेंट। इसके ऊपर अगला वीडियो आएगा और बॉर्डर लाइन पेशेंट में कैसे पेशेंट को ठीक करा जाता है, उसकी रिकवरी के कितने % चांसेस होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद अगले नंबर पे मैं बताना चाहता हूँ कि क्या सीकेडी, यानी कि अगर किसी का क्रेटिनिन 1.2 से लेकर के 7 के बीच में है, तो क्या वो रिवर्सिबल होती है? हाँ, मेरे को आपको ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होने लग रही है। अगर किसी का क्रेटिनिन 1.2 से 7 के बीच में रहता है, तो उसकी सीकेडी रिवर्सिबल होती है और वो पहले की तरह बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमारे ट्रीटमेंट के साथ-साथ ज़रूरत होती है पेशेंट के मेहनत करने की। अगर पेशेंट लापरवाही करता है और अपनी बीमारी को नहीं समझता है और ये बात समझ के नहीं चलता है कि उसका क्रेटिनिन एक रेंज में रहने लग रहा है, लेकिन केवल एक लिमिटेड टाइम तक रेंज में रहने लग रहा है। अगर मैंने इसको ठीक करने के लिए मेहनत करनी चालू नहीं करी, तो मैं डायलिसिस पर, ट्रांसप्लांट पर या डेथ के करीब भी जा सकता हूँ। सबसे पहले नंबर पे पेशेंट गलती करता है कि वो अपनी सीकेडी को लेकर के लापरवाह होता है और आलस्य का काम करता है, मेहनत करने को तैयार नहीं होता है। ये पेशेंट की सबसे पहली गलती रहती है। दूसरी पेशेंट की गलती रहती है कि पेशेंट सीरियस नहीं रहता है। उसको अपनी बीमारी को समझ के बहुत सीरियसली अगर वो ट्रीटमेंट को फॉलो करना चालू करे, तो बहुत जल्दी सीकेडी से छुटकारा पा सकता है और अपनी किडनी को पहले की तरह हेल्दी बना सकता है।
तीसरी मिस्टेक जो कि पेशेंट आज के टाइम पे करने लग रहे हैं, वो है हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। नॉन डायलिसिस के केस में और जिनका क्रेटिनिन 1.2 से 7 के बीच में रहने लग रहा है, उनको मैं गलती से भी गर्म पानी में बैठने वाली थेरेपी को करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैंने गर्म पानी वाली थेरेपी क्यों बंद कर दी है, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को देख करके आप पता लगा सकते हो कि वो थेरेपी कितनी डेंजरस है और नॉन डायलिसिस पेशेंट को वो थेरेपी गलती से भी नहीं करनी चाहिए। नॉन डायलिसिस पेशेंट अगर उस थेरेपी को करता है और उसका क्रेटिनिन इस रेंज में रहने लग रहा है, तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि उसको थेरेपी से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। इस रेंज में तो उसका क्रेटिनिन वैसे भी रह लेता अगर वो थेरेपी ना भी करता। थेरेपी का बेनिफिट तब माना जाता कि अगर उसका क्रेटिनिन 1.2 से नीचे आ जाता। अगर उसका क्रेटिनिन 1.2 से नीचे नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि उसको थेरेपी से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, बल्कि उसके अपोजिट उसका जीएफआर जल्दी कम होने लगेगा और उसका क्रेटिनिन जल्दी बढ़ने लगेगा और उसको नुकसान होगा। तो नॉन डायलिसिस पेशेंट को और इस रेंज के पेशेंट को मैं हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। चौथी जो सबसे बड़ी गलती करता है पेशेंट, वो होता है एलोपैथी की मेडिसिन। एलोपैथी की मेडिसिन सीकेडी के डैमेज होने के प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है, जल्दी से किडनी खराब करती है। तो एलोपैथी की मेडिसिन लेना भी मैं पेशेंट को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पांचवी और जो सबसे बड़ी गलती रहती है, वो होती है बीपी को जबरदस्ती कम करना। अगले आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि बीपी किडनी पेशेंट के लिए हेल्दी होता है। अगर किडनी पेशेंट का बीपी एक रेंज तक रहता है, तो वो बीपी किडनी को ठीक करने का काम करता है। खैर, बीपी के बारे में सारी सच्चाई मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन ये पांचवी और सबसे बड़ी गलती होती है जो कि किडनी के पेशेंट करते हैं। अब इसके बाद अगले नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पेशेंट अपनी बीमारी को लेकर के अलर्ट हो जाता है, अपनी बीमारी को ठीक करने को लेकर के सीरियस हो जाता है और अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे साथ में मेहनत करता है, तो उसकी सीकेडी रिवर्स हो जाती है और उसके प्रूफ में अभी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अगले नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीकेडी को रिवर्स करने के लिए क्या स्टेप होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है। देखिए, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकते हो, होम्योपैथिक डॉक्टर से होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकते हो। उनके ट्रीटमेंट के बारे में मैं ज़्यादा आपको सलाह नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको सलाह दूंगा कि हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं। हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और इस रेंज के पेशेंट में तो मिरेकलस रिजल्ट आते हैं। 90% तक भी चांसेस हो जाते हैं कि भाई पेशेंट की सीकेडी रिवर्स हो जाएगी और वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। डायबिटीज और थायराइड का अगर कोई पेशेंट आता है तो उसके 70% चांसेस होते हैं, लेकिन उनकी भी सीकेडी रिवर्स हो जाती है। तो मैं आपको अपने ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होने से एक तो पेशेंट का टाइम बच जाता है, दूसरे नंबर पे पेशेंट का एडमिट होने का पैसा भी बच जाता है और पेशेंट जब शुरुआत से ही इसको अपने घर पे फॉलो करना चालू करता है, तो उसको डे 1 से ही अच्छे रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट ऑनलाइन होता है, उसमें हम क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं? हम पेशेंट को साइंटिफिक डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं। केवल डीआईपी डाइट देने से किडनी पेशेंट का पोटेशियम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के भी चांसेस रहते हैं। हमारा जो डाइट चार्ट होता है वो साइंटिफिक बेस पे होता है, जिसमें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी दिए जाते हैं, तो कैलकुलेटेड अमाउंट में और पेशेंट के पोटेशियम को ध्यान में रख के दिया जाता है। तो हमारा डाइट चार्ट पेशेंट की रिपोर्ट्स को देख करके, उसके हेल्थ को देख करके बनाया जाता है, वो केवल एक फॉर्मूले के ऊपर आधारित नहीं होता है। तो सबसे पहले नंबर पे हम पेशेंट को देते हैं साइंटिफिक और एडवांस डाइट चार्ट। उसके बाद हम पेशेंट को देते हैं किडनी प्रोटोकॉल। क्रेटिनिन को कम करने में हमारे किडनी प्रोटोकॉल के बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। इसमें हम नेचुरोपैथी की थेरेपीज और सारी साइंटिफिक थेरेपी देते हैं, जिसकी सहायता से पेशेंट का क्रेटिनिन कम आने लग जाता है, जीएफआर बढ़ने लग जाता है और उसकी सीकेडी रिवर्स होने लग जाती है। यही हमारा किडनी प्रोटोकॉल है, जिसके बाद हमारे ट्रीटमेंट के बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने लगे हैं। तीसरे नंबर पे हम देते हैं हमारी मेटल थेरेपी। हमारी मेटल थेरेपी में हम प्रीशियस मेटल्स का यूज करते हैं, जिसमें कि एक प्रॉपर डोजेज में मेडिसिन प्रिपेयर करना पेशेंट को सिखाया जाता है, जिसकी सहायता से उसकी सीकेडी रिवर्स करती है। ये ऑनलाइन नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि ये पेशेंट की रिपोर्ट के अनुसार ही उसको डोजेज प्रिपेयर करना सिखाया जाता है। हर पेशेंट के लिए अलग डोजेज रहने वाली है, इस वजह से इसको ऑनलाइन नहीं बताया जा सकता है। अगले नंबर पे हम पेशेंट को सिखाते हैं नेचुरोपैथी की थेरेपीज, एक्यूप्रेशर, जिसकी सहायता से वो अपनी किडनी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, वहां पर हेल्दी न्यूट्रिशन और मेटल थेरेपी की मेडिसिन को पहुंचाता है, जिससे कि उसकी सीकेडी रिवर्स होती है। उसके साथ में हम पेशेंट को साइंटिफिक और पौराणिक सूर्य चिकित्सा सिखाते हैं। पौराणिक जो सूर्य चिकित्सा है, उसके बारे में एक बात कही गई है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। जब पेशेंट ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट लेता है, तभी हम उस चीज की ट्रेनिंग दे सकते हैं। विदाउट ट्रेनिंग अगर कोई उसको फॉलो करेगा तो वो नुकसान कर सकता है। इसी वजह से हम ये सभी चीजें जो भी प्रोवाइड करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं।
इसके बाद हम पेशेंट को काउंसलिंग देते हैं ताकि कहीं पर भी अगर कोई भी पेशेंट को डाउट आ रहा है तो वो हमसे पूछता रहेगा, हमारी ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखेगा और उसको कोई भी छोटा से भी छोटा डाउट आता है तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछता रहता है, जिसका हम डेली टू डेली रिप्लाई करते हैं। इसके बाद अगले नंबर पे हम पेशेंट को अपनी सभी थेरेपीज की, सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस की ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं, जिनको सहायता से पेशेंट अच्छे से वो सारे ट्रीटमेंट को फॉलो कर पाता है। उसके साथ-साथ में ये सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन सभी चीज़ों को हम एक सिस्टमैटिक रूटीन में बना कर के पेशेंट को देते हैं कि भाई आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक इस सीक्वेंस में और इस तरीके से सारा रूटीन फॉलो करना है। जब पेशेंट इस सिस्टमैटिक रूटीन को अच्छे से फॉलो करना चालू करता है, ये इतना सिंपल रूटीन होता है कि एक छोटा बच्चा भी इसको फॉलो कर सकता है या एक बड़ा इंसान भी इसको आराम से फॉलो कर सकता है। जब पेशेंट इसको फॉलो करना चालू करता है तो उसकी सीकेडी रिवर्स कर जाती है। अब ज़्यादा लेट करे बिना मैं अपनी कही हुई बात के आपको सबूत दिखाता हूँ। हेलो, मेरा नाम विवेक तामाङ है और मैं एक किडनी का पेशेंट था। तो मैंने अंकित सर से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो मैंने जब अंकित सर से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो अभी मेरा क्रेटनाइन 2.8 से ऊपर पहुंच गया था। तो अंकित सर के एक मंथ का ट्रीटमेंट से मेरा क्रेटनाइन घट के 2.3 आ गया। और उसके बाद फिर एक मंथ बाद मेरा क्रेटनाइन घट के 2.17 आ गया। और ट्रीटमेंट में मैंने अंकित सर ने जो ट्रेनिंग दिया था वो सभी को फॉलो किया। जैसे अंकित सर का वो मेटल थेरेपी किया, डाइट चार्ट बना के दिया था वो फॉलो किया और प्राणायाम किया और सूर्य चिकित्सा वो सभी किया। उसके बाद मेरा अभी क्रेटनाइन घट के 2.17 पे आ गया है। ये आप देख सकते हैं, मेरा रिपोर्ट भी अभी 2.17 पे आ गया है क्रेटनाइन और बाकी सभी पैरामीटर्स नॉर्मल है। थैंक यू अंकित सर। मैं पंकज कुमार दिल्ली से। मुझे सीकेडी की बीमारी थी और मेरा क्रेटीन भी बढ़ रहा था। मैंने अंकित सर से डाइट चार्ट लिया और उसको फॉलो किया। अब मेरा क्रेटीन 1.16 हो गया है और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ और फिट हूँ। ओम नमः शिवाय। मैं राजकिशोर महतो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जो झारखंड में है। और ये है मेरे पापा श्री शिव शंकर महतो। 2 ही 3 दिन में इनका चेहरा पूरा सूज गया और हाथ पैर पूरा सूजन हो गया, हाथ पैर में भी। ये आप फोटो देख सकते हैं मेरे पिताजी की। इस तरह से पूरा सूजन हो गया था और हम लोग जब डॉक्टर पास पहुंचे इस चीज को लेके कि इनका पूरा सूजन हो गया, हाथ पैर में पूरा सूजन है, तो इनका क्रिएटिनिन वगैरह चेक हुआ, किडनी फंक्शन पूरा चेक हुआ। तो क्रिएटिनिन इनका बढ़कर 2.9 हो चुका था और पोटेशियम जो है सो इनका 5.8 हो चुका था। चलने फिरने की काफी समस्या थी, 50 फीट भी ये नहीं चल पा रहे थे और थक जा रहे थे। इनकी हीमोग्लोबिन भी 7 हो चुकी थी। तो आनंद फानंद में हम लोगों ने 1 यूनिट इनका ब्लड चढ़वाया और उसके बाद फिर घर ले आए। जो भी दवा डॉक्टर साहब दिए 1-2 दिन हम लोग खिलाए। फिर हम लोगों को समझ में नहीं आने लगा कि कैसे ये ठीक होंगे। तो हम लोगों ने अंकित सर से परामर्श लिया और उनसे जो हमें परामर्श मिला किडनी प्रोटोकॉल के तहत में, और सूर्य चिकित्सा, डीआईपी डाइट, फिर एक्यूपंचर, सब चीज को हम लोगों ने अप्लाई किया, काढ़ा वगैरह सब कुछ। तो 20 ही दिन में इनका जो है सो काफी सुधार देखने को मिला। तो पहले जो हम लोग टेस्ट कराए जिसमें क्रिएटिनिन और ये सब जो बढ़ा हुआ था वो रिपोर्ट देखिए आप। इसमें सीरम क्रिएटिनिन 2.9 हो चुका था जो 1.5 के अंदर में होना चाहिए, 1.5 से कम होना चाहिए। पोटेशियम 5.8 आया जो कि 5 से कम होना चाहिए। लेकिन 20 ही दिन में सर के डाइट चार्ट के अनुसार और इनके थेरेपी के अनुसार जब हम लोगों ने पूरा किया तो इनका जो है सो सीरम क्रिएटिनिन 0.8 हो गया 20 दिन बाद हम लोग चेक कराए तो। और पोटेशियम जो है सो 5.2 रह गया जो कि ज्यादा था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सर के डाइट चार्ट से हम लोगों को काफी लाभ हुआ और ये अब अच्छा चल फिर पा रहे हैं। आप इनसे भी हम लोग बात करते हैं कि आप कैसा महसूस हो रहा है। पहले से अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
अब अगर आपने हमारे पेशेंट के टेस्टिमोनियल और उनकी रिपोर्ट देख ली है और आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए और पता करने के लिए कि अगर क्रिएटिनिन 7 से ऊपर चला गया है तो क्या करना चाहिए, और बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए और कैसे बीपी किडनी पेशेंट के लिए हेल्दी होता है, इसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।